डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिर्फ 2 सिफारिशों को ही लागू किया था, जिसमें शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की बात थी, जबकि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 पॉइंट में सिफारिशें की थी, लेकिन उन्हें लागू ही नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी कैंडिडेट्स को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में ही ना डालकर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन में भी लागू किया जाए। सरकार से किसी भी तरीके से आर्थिक मदद पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू होना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्य है, इसे बदलकर पिछड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक बनाया जाए। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें खाने और रहने की मुफ्त सुविधाएं हों। भूमिहीन ओबीसी लोगों को जमीन आवंटित की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी 40 सिफारिशों में से सिर्फ 2 सिफारिशें ही लागू हो पाई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर मुकम्मल तौर पर लागू कर दिया जाता तो यह ऐसा दस्तावेज है जो इस देश में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय के जो हमारी संभावित गुंजाइश है उसको पूरा कर पाता। मैं इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने को इस देश के आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी कदम के रूप में देखता हूँ। वीपी सिंह भले ही मंडल आयोग की सारी सिफारिशें लागू ना कर पाए हों, लेकिन उन्होंने 2 सिफारिशें लागू करके भी एक क्रांतिकारी काम किया था। यहाँ के शोध में तमाम तरह के छोटी जातियों, आदिवासी और दलितों के साथ पहली बार कुम्हार, लोहार, नाई, बढ़ई, मोची, निषाद और मौर्य, पटेल, कुशवाहा, यादव ऐसी जातियों के लोग शोध में आने लगे, नौकरियों में आने लगे और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर बनने लगे और एक पूरा चरित्र उच्च शिक्षण संस्थानों का बदला, नौकरियों का बदला और वे समावेशी नजर आने लगे। वीपी सिंह के भाषण का वो हिस्सा आज भी कई लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा था, हमने मंडल रूपी बच्चा मां के पेट से बाहर निकाल दिया है। अब कोई माई का लाल इसे मां के पेट में नहीं डाल सकता। ये बच्चा प्रोग्रेस ही करेगा। मंडल से राजनीति का ग्रामर बदल गया और एक चेतना डिप्राइव्ड सेक्शन में भी आई। जो पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे, उनको एक कॉन्शियसनेस आई। जहां तक सवाल इसका है कि वीपी सिंह का यह कदम कितना महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इस कदम का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि वीपी सिंह ने ताउम्र इस कदम को लेकर के न कभी माफी मांगी, न खेद व्यक्त किया, न ऐसा किया कि ये सियासी चूक थी। वीपी सिंह अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इस कदम पर कायम रहे और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का बहुत बुलंदी से इस्तकबाल किया कि इस देश की आधी आबादी के युवाओं के पास अवसर नहीं है, उनके भीतर एक गुस्सा पनप रहा है। अगर हमने उनको उनका अवसर नहीं दिया तो इस देश के लिए आगे बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए जो एक नरेशन है कि वीपी सिंह ने केवल कुर्सी बचाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, ये बहुत उथला नरेशन है वीपी सिंह के इस कदम का। वीपी सिंह ने निश्चित रूप से जो कदम उठाया उसके लिए उनको उनके तबके के बीच से भी गालियां सुनने को मिली। मंडल आयोग की काट के तौर पर बीजेपी ने कमंडल का नारा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में रथ यात्रा भी शुरू की। आज ओबीसी के हिंदूकरण में लगी बीजेपी ने उस वक्त ओबीसी आरक्षण का कड़ा विरोध किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम बाबा, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर और उसका खून पीकर उन्हें मार देती है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्जवल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 49.5% कर दी, लेकिन ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर सिस्टम भी लागू कर दिया। ओबीसी समाज के लिए आरक्षण का इंतजाम बाबा साहब ने संविधान में ही कर दिया था।
डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान में आर्टिकल 340 का प्रावधान किया। इस आर्टिकल के मुताबिक सरकार को पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए एक आयोग गठित करने का अधिकार है। संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना था, लेकिन जब आयोग का गठन नहीं हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को निराशा हुई। 10 अक्टूबर 1951 को जब अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने इस्तीफे में पिछड़ा आयोग न बनाने की वजह से हुई निराशा का भी जिक्र किया था। ओबीसी आरक्षण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर बीपी मंडल तक तमाम बहुजन नेताओं ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन आज भी ओबीसी समुदाय में अपने नायकों के प्रति उदासीनता है। बीपी मंडल जैसे महापुरुष को पिछड़ी जातियां उतना सम्मान तक नहीं देती जितना दलित जातियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या मान्यवर काशीराम साहब को देती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग चूंकि दलितों और आदिवासियों की तरह सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना का उतना शिकार नहीं रहा, ये अछूत जातियां नहीं सछूत जातियां रहीं। तो इस जातिगत व्यवस्था में हर एक तबके को यह समझाया गया कि आप नीचे वाले से श्रेष्ठ हैं। तो यह श्रेष्ठता बोध एक ऐसे सांस्कृतिक बोध की तरफ ले जाता है जिसने इस अन्य पिछड़े वर्ग का सांस्कृतिक तौर पे बहुत नुकसान किया है, जिसके चलते अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के सवालों से जुड़ने की बात तो बहुत दूर की है। वे विचारक जो अन्य पिछड़े वर्ग के बीच से ताल्लुक रखते थे उनसे भी ये लोग बहुत जुड़ नहीं पाए। मसलन ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की किताबों को नहीं पढ़ पाए। ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले को अन्य पिछड़े वर्ग के घरों में आप तस्वीरों में नहीं देख पाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग राम मनोहर लोहिया को कितना स्वीकार कर पाता है जिसने कहा था कि पिछड़े पावे 100 में 60। यह सवाल अभी भी मौजूद है। अन्य पिछड़े वर्ग के उत्तर भारत के बहुत बड़ी आबादी यह नहीं जानती कि पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ये किन लोगों के नाम हैं। इन लोगों ने अन्य पिछड़े वर्ग के सांस्कृतिक उत्थान के लिए, हक हुकूक और हिस्सेदारी के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी कुर्बानी दी, कितना कुछ लिखा है, ये आप अन्य पिछड़े वर्ग के घरों में नहीं पाएंगे। उनके घरों में जिन किताबों को होना चाहिए था, सच्ची रामायण की बजाय रामचरितमानस ने कब्जा जमाए रखे हुए है।